हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 401 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। मॉड्यूल्स 3 है जिसमें फाइनेंशियल कैश फ्लोज पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के कैश फ्लोज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो कैश फ्लो क्या होता है कि ये समझ लें प्रेजेंट एज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये जाहिर सी बात है, ये आपकी रिसिट्स और पेमेंट्स की बारे में बताता है और इसके 3 पार्ट होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। अब इससे क्या क्या चीज़ें यानी मतलब एसेस की जाती हैं, वो की जाती हैं कि कंपनी जो है वो आगे भी प्रॉफिट करेगी और जो उसकी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, वो पूरी कर पाएंगी, और जो इसके प्रॉफिट यानी कि रीज़न है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस वो कितना है। और उससे देखें, एक कंपनी जो है वो 1 करोड़ के प्रॉफिट में बैठी हो लेकिन उसके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी ना हो, ऐसा होता है। कंपनीज प्रॉफिट दिखाती हैं और ये नहीं कि उनके प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन असल में उनके पास कैश कितना हार्ड होल्ड कैश है वो ये बताता है। तो इसकी हम देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंस एक्टिविटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब इसके अंदर क्या क्या है, मतलब यानी कि रेवेन्यू क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड सारी जो ऑल एक्टिविटीज़ है दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इंक्लूडिंग केस में टैक्स पेड, रिसीव हुआ या फिर क्लियरली एट्रीब्यूटेबल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें यानी कि मतलब इनफ्लो के अंदर आती है, रिसिट फ्रॉम सेल्स आती है। ठीक है, और सेल्स ऑफ लोन्स, अपना डेट्स हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न ऑन लोन्स है, ये सारी रिटर्न ऑन इक्विटी सिक्योरिटी ये भी है। पेमेंट्स के अंदर यानी कि मतलब ऑपरेटिंग आउटफ्लो के अंदर क्या आता है, पेमेंट टू सप्लायर, जैसे हमने सप्लाई पे किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, जो भी था हमने पे कर दिया। अब इस तरीके से कैश फ्लो के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है, लेकिन सिलेबस में है तो हमें दोनों ही देखने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिखा जाता है, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई है, सही है, और फिर कैश पेड फॉर अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब ये इसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट दिया हुआ है कि भाई जो अपना रिसीट फ्रॉम कस्टमर कितना हुआ, पेमेंट सप्लाई कितना हुआ, पेमेंट टू एम्प्लॉय कितना हुआ, इसी तरीके से कैश एंड कैश इक्वल अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उसके आगे कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टैक्स पेड हुआ, और फिर उसके आगे नेट अपना इंटरेस्ट पे किया और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, एडजस्टिंग प्रॉफिट फॉर अफेक्ट ऐसी होता है चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग अक्रू और प्रीपेड एक्सपेंस है, जिसके अंदर नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट और प्रोविजन ऑफ डेफर टैक्स वगैरह आते हैं। तो ये है इसका मेथड जो है, मतलब इसके अंदर देखें डेप्रिसिएशन जो है वो है, एमोटाइजेशन है, इंटरेस्ट पेमेंट है, लॉस ऑन डिस्पोजल है, लॉस ऑन गेन ऑन डिस्पोजल है। इसी तरीके से जो इंक्रीज़ इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है वो है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये पूरे इस तरीके से पूरा दिया हुआ है मेथड। अब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, रिलेटेड टू एक्वायर और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट यानी कि मतलब लॉन्ग और अदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। प्रिंसिपल क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम लोन और सेल्स ऑफ अदर एंटिटी, जैसे कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, सेल्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अदर एंटिटी, सेल्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है, या सेल्स ऑफ प्लांट एंड प्रॉपर्टी है। और आउटफ्लो इसके अंदर क्या आता है, लोन मेड हुआ या एक्वायर हुआ फ्रॉम अदर एंटिटी, डिवेंचर्स के डेप्ट के इंस्ट्रूमेंट के जरिए, परचेज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर खरीद लिए किसी और कंपनी के, या परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या है, प्रोसेस फॉर इंक्लूडिंग शेयर्स यानी शेयर्स इशू करना, या प्रोसेस फॉर इंक्लूडिंग इशूइंग डेप्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और नॉन प्रॉफिट डोनर रिस्ट्रिक्शन कैश विद लिमिटेड टू लॉन्ग पर्पस, ये भी हो सकता है। और आउटफ्लो क्या है इसका, पेमेंट ऑफ डिविडेंड यानी कि मतलब जैसे हमने डिविडेंड पे किया, और रीपरचेज ऑफ ओन शेयर यानी बाय बैक, जैसे कई कंपनीज करती हैं, जैसे एंग्रो ने, मैंने देखा था इस साल एंग्रो ने बाय बैक काफ़ी ज़्यादा बड़े शेयर जो हैं मार्केट से अपने बाय बैक किए हैं उन्होंने। और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंक्लूडिंग कैपिटल
लीज ऑब्लिगेशन वगैरह शामिल है। अब नॉन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी मतलब एक्टिविटी डज नॉट इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो, जिसमें एक्विजिशन ऑफ एसिड ऑन लीज पे हमने जैसे थे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बन नहीं सकती जो हमने ये तो हमने समझ ले किराए पे ले ली, ठीक है। और दूसरा है कि कन्वर्जन हमने कर दिया डेप को, यानी कि किस कर्जा था उसको हमने अपनी इक्विटी में बदल दिया। एक्सचेंज ऑफ नॉन कैश एसिड और लाइबिलिटी, इसी तरीके इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू एक्वायर एसिड्स वगैरह शामिल है। कैश और कैश इक्वलेंट यानी वहाँ पर कैश क्या है, जो कैश आपके हाथ में, जैसे कंपनी के अंदर ऐसी बात है, कंपनी जो है वो ऐसा नहीं है कि हर पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करती है, कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखती है, या फिर जो डिपॉजिट आपके बैंक में हो, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्रेफरेंस शेयर जो यानी कि जो शेयर है वो कैरिंग मैंडेटरी रिडीम फीचर इफ़ acquired with 3 months or with predetermined date with meet the criteria, और equity instrument does not qualified as a cash, ऐसे जो equity instrument है वो qualified as a cash नहीं है unless they fit defined and short term maturity हो। तो शॉर्ट कैश इक्विवेलेंट में क्या है, शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी इन्वेस्टिंग दैट relatively convertible it's to no amount the cash and subject to insignificant risk of the value। इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड होगा कंपोनेंट ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ऐसी बात है आपको ओडी आपने किया है, ओवरड्राफ्ट किया है, तो वो आपको पे तो करना पड़ेगा, तो वो है बैंक। और फिर इसका कैश इन कैश इक्विवेलेंट, जो कैश आपके हाथ में है या फिर आपके बैंक में पड़ा हुआ है या फिर आपके ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है, ओवरड्रॉन हुआ हुआ है, तो वो लेस होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट V2 जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी। ये समझ लें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया है कि ये चीज़ें आती हैं कि ओपनिंग बैलेंस है, इन्वेस्ट ये कि इंटरेस्ट है पे, फिर इस तरीके से इसके अंदर परचेज प्लांट हुआ है, मशीनरी हुई है, ड्राइंग्स हुई है, लोन है, इनकम टैक्स है, और फिर इसके आगे सेल्स ऑफ मशीनरी है, बैड डेट रिकवर है, सेल्स है, इस तरीके से ये समझ लें। अब कैश फ्रॉम रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अब ये कस्टमर से जो भी रिसीव हुआ उसको ऐड किया, और फिर इसके आगे कैश पेड टू सप्लायर, उसके अंदर परचेजेस भी, क्रेडिटर भी थे, और फिर कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ है, उसके अंदर वेजेस भी है और सैलरीज भी हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये सब ऐड करके कैश फ्रॉम जनरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और फिर इसके अंदर डिविडेंड जो है वो ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर उल्टा चलते हैं, ध्यान में रखें जितने भी यानी जो चीज़ें आपके आउटफ्लो हो रही हैं, जैसे आपने डिविडेंड पे किया या आपके पास से कैश जा रहा है, तो ये ऐड होगा, ये नहीं होगा कि ये लेस होगा, ये ऐड होगा, क्योंकि हमें रिवर्स वर्किंग करनी होती है इसमें। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इट्स कवर कैश फ्लो इज रिलेशन टू नॉन करंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट। अब एक सिनेरियो है, एक मोटर व्हीकल कंपनी है सिंपल को, एट बिगनिंग क्या है उसके पास, ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, कैरिंग वैल्यू दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर अ व्हीकल इज डिस्पोज फॉर अगेंस्ट 30 यानी 3,000 रुपये की। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड वॉज 60,000, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 45,000 है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन अबव सिनेरियो, तो आप देखते हैं जैसे आते ओपनिंग बैलेंस आपको 1.5 दिया होता, ठीक है, और डिस्पोज आपने कितने की 60 की, तो एडिशनल कैश कितना है 90, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 80। इसी तरीके से थोड़ा सा ही नीचे स्लाइड का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से डिस्पोज आपने कितने किया 45 का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ था 115, ठीक है, और फिर इसके बाद जाके डेप्रिसिएशन कितनी 28, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 88 आ जाएगा। इसी तरीके से मोटर व्हीकल जो है वो 60 की है, डिस्पोज हुई, गेन आया आपको 30,000 का, एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन दी हुई तो 8,000 आपके पास आ गए। तो कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल कितना हुआ, वो हुआ आपके 18,000, और फिर इसके बाद जाके कैश पेड फ्रॉम परचेज ऑफ फिक्स एसिड कितना 90,000 माइनस कर दिए तो 42,000 जो 72,000 आपके पास आ गया। अब ये आपको ड्यूरिंग द ईयर कैश ड्राइंग ये सब बता रहा है पूरा, एक आपको चार्ट दी हुई है। वॉज इंट्रोड्यूस कितने 8,000, और फ्रेश कैपिटल जो है वो 15,000, और मशीन कॉस्ट जो है वो
6000 है NBVP और 4800 was sold at a loss of 12। और ये पूरा फिक्स एसेट, प्रोविजन और डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट बुक्स हैं और आपकी अपने डिबेंचर्स डेटर्स हैं और प्रिपेयर्ड एक्सपेंस वगैरह आपको दिया हुआ है, बैंक वगैरह दिया हुआ है। तो वर्किंग करते हैं पहले तो नेट प्रॉफिट की। ऐसे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, ड्राइंग आपने निकाली थी, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, ओपनिंग दिया हुआ था, तो 5000 रुपये आपके पास आ गया। इसी तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है आपको पूरा एक सिनेरियो दिया हुआ है इसके अंदर, और फिर उसके बाद है कि इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एडिशनल जो है वो आपके क्या 60% सेल क्रेडिट पे हुई है। कंपनी मेड प्रोविजन और डाउटफुल डेट 6% ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 7 मिलियन वॉज रिटर्न ऑफ, यानी कि जो उसने 7 मिलियन रिटर्न ऑफ कर दिए थे वो मिल गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो 22.5 मिलियन है। अदर इनकम कंपेयर गेन 3 मिलियन हुआ, डिस्पोजल हुआ है फ्रॉम 15 व्हीकल फ्रॉम 12 मिलियन। मेंटेनेंस इनकम जो हुई है वो 8.2 मिलियन हुई है। प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड दिसंबर विद डायरेक्ट मेथड। तो अब इसके अंदर ये भी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो वर्किंग करते हैं, पहले तो बेड डेट्स निकालते हैं। ऐसी बात है, आपको बेड डेट्स दिए हुए थे, ठीक है, और बैलेंस भी आपको दिया हुआ था। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस जो है वो यानी कि ट्रेड डेट्स में कैसे आया कि 56 थे और 100 को 94 से डिवाइड कर दिया तो 59.574 आ गया। अब आपने क्रेडिट सेल्स की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कह रहा था 60% जो है वो आपकी सेल्स जो है वो उधार पे हुई है। तो 273 की जो टोटल सेल्स है उसमें 60% है, सही है। तो अब इस तरीके से आपका बेड रेट जो था 7 मिलियन तकरीबन था, ठीक है, वो लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास बैलेंस आ गया। और फिर कैश फ्रॉम ट्रेडिंग रिसीवेबल कितना हुआ 144034। सेल्स कितनी थी 40% जो वो कैश सेल्स थी, और फिर मेंटेनेंस सर्विस 82 थी और कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर जो है 261434, ठीक है। अब कैश इसके अंदर और ट्रेड पेबल्स के अंदर तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 39,000, ठीक है, परचेजेज आपने करी और फिर उसके बाद जाके कैश और फिर उसके एडिशनल स्टॉक्स आपने उठाया और फिर उसके बाद जाके ओपनिंग से माइनस कर दिया तो 2,50,000 आ गया। इसी तरीके से ट्रेड ओपनिंग एक्सपेंस जो है वो 46,000 दिया हुआ, लेस डिप्रिसिएशन की और लेस बैड डेट्स किया, तो एक्सपेंस सब्जेक्ट टू अक्रू जो है वो 16,500 आ गया। अब बैड डेट्स जो हैं वो ओपनिंग प्रोविज़न जाहिर सी बात है दिए हुए इसके अंदर, रिटर्न ऑफ कितने किए थे वो, और फिर उसके बाद जाके 56 की आपने सेल्स की थी, वो जो उधार पे की थी उसके लिहाज से आपने निकाला। तो अब इस तरीके से ओपनिंग एक्सपेंस कितना है, कैश पेड कितना है 40,000 और फिर उसके आगे ओपनिंग कितना है 18,000 और एक्सपेंस कितना है 16,500, अक्रू कितना है 20,000 रुपये। तो कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स कितना है 2,61,434, उसमें से हमने कैश सप्लायर को हमने कितना पेड किया 1,97,500 और कैश पेड टू एम्प्लॉय कितना किया 14,000। तो ये आपका कैश जनरेटिंग फॉर्म है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 49,439। इसी तरीके से कैश जनरेटिंग फॉर्म ऑपरेटिंग इंटरेस्ट हमारे पास कितना था 3,500 था और कैश पेड टू इनकम टैक्स 11,000 था, 34,000 ये सब माइनस हो गया क्योंकि ये जा रहा है तो इंटरेस्ट ये सब माइनस हो गया। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज प्लांट हमने किया था, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ व्हीकल की थी वो ऐड हो जाएगी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी वो माइनस हो जाएगी, तो 56,500 आ गया। इसी तरीके से इशू हमने शेयर्स किए थे और रिडीम कर दिए थे डिबेंचर्स, और लोन की जो है वो लीव पेमेंट हो गई थी लैंडर्स को, तो 13,000 आ गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो 34,934 आ गया, इन्वेस्टिंग है 56,500 और फाइनेंशियल एक्टिविटी है 13,000 रुपये। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर कितना 8,566, आपके पास आंसर आ गया 48,000 और फिर क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट ये आपने कैलकुलेट कर लिया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कि कैश फ्लो किस तरह बनता है और कैश फ्लो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।